नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम देखेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और इन खबरों के तह तक जाकर इनको समझने के लिए जुड़ेंगे अपने उन संवाददाताओं से भी जिन्होंने रखी हैं इन खबरों पर दिन भर पैनी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर आज झारखंड की राजधानी रांची से, जहां की विशेष सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े 5वें मामले में भी दोषी करार दे दिया है। यह मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा है, जिसके तहत 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। अदालत लालू यादव की सजा का निर्धारण 21 फरवरी को करेगी। लालू यादव को चारा घोटाले के 4 अन्य मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। अभी तो कस्टडी में भी सबका कस्टडी वारंट बनने के बाद फिर जाएंगे, अभी तो रहेंगे। एक बार फिर से बता दीजिए, टोटल 99 में से कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ? टोटल 99 लोगों से कन्विक्शन 20 लोगों को एक्यूटल हुआ 20 ओके। और बाकी 36 लोगों को 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं। क्वांटम पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। सभी का, बाकी जो बचे हैं सबका 21 तारीख होगा। कोई जरूरी नहीं है, उस दिन सुनने के बाद भी कोर्ट डिसाइड कर सकती है। जेल जाना होगा। हम लोग ने दरखास्त दिया है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको रिम्स में शिफ्ट कर दिया जाए, जेल अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया जाए। और इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से। दिवाकर, और सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए जरा बताइए कि ये 5वें मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है आज। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि दीजिए कि इसके पहले 4 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं और ये 5वें मामले में भी उनको दोषी करार दिया गया है। देखिए लालचंद जी, इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से आपको समझाता हूँ। झारखंड में चारा घोटाले से जुड़े 5 मामले रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें से लालू 5 मामले में मुख्य आरोपी रहे। इसमें से जो 4 मामले हैं, चावासा कोषागार से जुड़ा हुआ 2 मामला है, एक मामला दुमका कोषागार का है और एक मामला देवघर कोषागार का है। इन चारों में फैसला आ चुका है, जिसमें से लगभग पूरे जो मामले में अगर हम जोड़कर कैलकुलेशन करके बोले तो लगभग 27.5 साल का जो है वो सजा का ऐलान किया गया था। उसमें से जो सबसे कम है मामला वो है 3.5 साल का ऐलान किया गया था और मैक्सिमम 7 साल का ऐलान दुमका कोषागार में पिछले जो लास्ट फैसला आया था उसमें दिया गया था। उस मामले में पिछले साल लालू यादव 3 साल की सजा काटने के बाद जमानत पर अभी रिहा है। आज जो डोरंडा कोषागार, ये रांची का डोरंडा कोषागार है, इसमें लगभग 140 करोड़ रुपए के अवैध निकासी का मामला था। इस मामले में आज सुनवाई हुई थी। कुल 170 आरोपी बनाए गए थे इस मामले में, जिसमें से कि 55 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, कई सरकारी गवाह बन गए और अब भी 6 से ज्यादा जो आरोपी हैं इसके वो सीबीआई की गिरफ्त से बाहर रहे हैं। इस सारे मामले के बाद आज, क्योंकि ये पहले से ही संभावना इस बात की बन रही थी, ये करीब 26 साल से ये सारे मामले चल रहे थे और जिस तरह के लगभग एक तरह के केस ये सारे थे, उसमें से 4 मामले में लालू प्रसाद को पहले ही दोषी करार दिया गया था और सजा का भी ऐलान किया जा चुका था। ऐसे में ये साफ तौर पर उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि लालू प्रसाद दोषी तो निश्चित तौर पर आज किए जाएंगे और उसके बाद, क्योंकि आज ही उम्मीद की जा रही थी कि आज ही फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसले का ऐलान नहीं किया। उसके लिए 21 तारीख, जो 21 फरवरी का दिन है, मुकर्रर किया गया है कि उस दिन जो सजा के बिंदु है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। इस बीच आज का जो डेवलपमेंट है मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। सबसे पहले जब यहाँ पे सजा का ऐलान किया गया, जब इन्हें दोषी करार दिया गया, उसके बाद उन्हें यहाँ से होटवार जेल ले जाया गया, जहाँ पहले भी लालू यादव को रखा गया था। उसके बाद इनके जो वकील थे वहां पर जाके उन्होंने जेल मैनुअल के अनुसार इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि लालू यादव एक तो बुजुर्ग हैं, दूसरा इनके बीपी की समस्या है, इनको हार्ट की समस्या है। इस आधार पे उनको रिम्स हॉस्पिटल में लाया गया है और डॉक्टरों की जो टीम है वो फिलहाल उनका जांच कर रही है। दिवाकर, जैसा कि हम जानते हैं कि लालू यादव ने को हाल में भी बेल मिली थी, जमानत पर लालू यादव थे, लेकिन 21 फरवरी को जब सजा सुनाई जाएगी तो उसके बाद उनकी सजा जो है उसका टोटल क्वांटम कितना हो जाएगा और क्या लालू यादव के लिए ये एक मुश्किल भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि वो दोषी तो करार दिए जा चुके हैं, अब सिर्फ सजा सुनाना बाकी है? देखिए, निश्चित तौर पर ये अब तक का जो रिकॉर्ड है, अब तक जो जिस प्रोविजन और जिस केसेस के आधार पे जो जजमेंट आए हैं, उस आधार पे संभावना ऐसी कम बनती है कि इनको 3 साल से कम की सजा होगी। अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है
तो फिर इनको लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिलना है, जो उसके बाद इन्हें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। और हाईकोर्ट इनकी जो बात है और जो दलील है कि भाई इनका स्वास्थ्य खराब है और इनके ऊपर जो इनका एज है वो ज्यादा हो गया है, उस आधार पर कितना ज्यादा जल्दी कन्विंस होता है हाईकोर्ट, ये कहना थोड़ा भी जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल जो संभावना है उसके अनुसार लालू प्रसाद को जेल में तो कुछ वक्त अब लगता है कि बिताना ही पड़ेगा। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लालू यादव अगर जेल में होते हैं तो राजद की जो एक्टिविटीज होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, क्योंकि आज सुबह से ही सीबीआई कोर्ट में लगातार जो आरजेडी के समर्थक थे, तमाम लोग, उनकी लंबी कतार यहाँ पर देखी गई। उसके बाद जो लालू यादव को जेल तक ले जाया गया तो जगह जगह उनके जो समर्थक थे वो देखे गए। और तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि समर्थकों में थोड़ी मायूसी जरूर नजर आई। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े नेता भी आज यहाँ पर मौजूद थे, उनके चेहरे पर भी जब बात वो कर रहे थे तो वो मायूसी नजर आई। तो एक लालू प्रसाद पर अगर वो दोषी करार हुए और उसके बाद सजा का ऐलान होता है तो निश्चित तौर पर एक आरजेडी खेमा जो है वो बहुत ज्यादा मायूस नजर आता है। बिल्कुल। और क्या इस मामले में अब इसके खिलाफ सीबीआई की अदालत के फैसले के खिलाफ भी लालू यादव के वकील ने कुछ बोला कि वो आगे इसको लेकर कोई अपील करेंगे? नहीं, ऐसा तो अभी उन्होंने, क्योंकि फैसला भी आना है, क्योंकि आपसे कभी दोषी करार दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया जो है जब जजमेंट आ जाएगा, फाइनल ऐलान हो जाएगा कि इनको कितनी सजा दी जाती है, उसके बाद ही शायद उनके जो वकील हैं वो कुछ बोले। लेकिन फिलहाल अगर चांसेस इस तरह के बन रहे हैं कि लालू यादव को सजा, जो हमको लगता है कि पिछले जो अब तक की हिस्ट्री है चारों मामले में, पांचवा मामला ये है और एक मामला जो बिहार में अभी पेंडिंग है, क्योंकि इन पे टोटल चारा घोटाले के 6 मामले चल रहे थे जिसमें FIR हुई थी। तो उस हिसाब से अभी वेट करना है हम लोग को कि 21 तारीख को क्या किन बिंदुओं पर सुनवाई होती है और फैसले का ऐलान किस तरीके से किया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से जानकारी दे रहे थे। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की और खासतौर पर 2 राज्यों में प्रचार की। चुनावी राज्यों में धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के औरैया में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा बसपा पर जमकर जुबानी हमले किए। सपा बसपा के बहन जी और बबुआ दोनों लोग शासन करते थे। इतने बड़े उत्तर प्रदेश राज्य को, इसकी अर्थ व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया था। उत्तर प्रदेश का अर्थतंत्र देश में 7वें नंबर पर था। कौन से नंबर पर था? एक 5 ही साल में योगी जी ने 7वें नंबर से दूसरे नंबर पर ला दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आस्था का सम्मान किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सदैव आस्था का सम्मान किया है। यह आस्था का सम्मान चाहे वह एक भव्य काशी के निर्माण के लिए काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का कार्यक्रम रहा हो या फिर दिव्य अयोध्या के निर्माण का कार्य, और चाहे वह सदरई मथुरा हो, तो फिर सौरव उससे कैसे वंचित रह सकता है। तो उत्तर प्रदेश में बाकी के चरणों के लिए तो प्रचार चल ही रहा है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है और उधर पंजाब में भी प्रचार अब जोरों पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंजाब के रूपनगर में चुनाव प्रचार किया और उनके साथ राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार चरणजीत सिंह चन्नी सहित कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। और अब चुनाव प्रचार में क्या कुछ हो रहा है आगे के चरणों के लिए, इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले बात, अगर अब जो इलाके हैं 2 चरणों का मतदान हो चुका है, पश्चिम से अगर हम देखें तो पश्चिम लगभग हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश निबट चुका है।
अब इसके बाद जो प्रचार का जोर है, क्योंकि हमने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे, कानून व्यवस्था का मुद्दा, ये सब बड़े जोर शोर से उठे। अब जिन इलाकों में प्रचार हो रहा है वहां पर प्रमुख मुद्दे कौन से उठ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा? लालचंद, दो चरण के जो चुनाव शुरू हो चुके हैं, तीसरा चरण जो है वो कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में होना, जो कि 20 तारीख को है। अभी कल एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात में अपनी रैली को संबोधित किए, जहां पे चुनाव होना 20 तारीख को। तो 16 जिलों में 59 सीटों पे चुनाव होगा तीसरे चरण। प्रमुख मुद्दा जो कानपुर, जहां पे मैं हूँ उस समय, वहां की जो जनता है दो विकास को याद करती है। एक दिकुरु कांड के विकास को याद करती है कि योगी के विकास को याद कर रही है। तो यहाँ की जनता साफ तौर पर कहना है कि योगी, ये जो सरकार है वो विकास कर रही है। और दूसरा है यहाँ के जो अपराधी विकास दुबे थे उनसे निजात दिलाई है। दोनों की चर्चा है। दूसरा, लालचंद, कानपुर शहर की बात करें तो यहाँ की जो लाइफ लाइन है वो मेट्रो है। मेट्रो को लेकर लोग काफी चर्चा में है कि जो झाम में हम लोग फंसे रहते थे उससे लगभग निजात हो रही है और लगातार जाल बिछाया जा रहा है। एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट तक मेट्रो की बात की जा रही है। ये जनता की बात है। दूसरा, कोरोना काल की बात करें तो उस दौरान सरकार ने जो भी काम किए उसको लेकर भी चर्चा में है कि सरकार ने कोरोना काल में अकेले नहीं छोड़ा हमें, हमारे साथ रहे, हमें जो भी समस्याएं हुई उसको लेकर काफी चर्चा में। सरकार का जो लेखा जोखा है, खाता बही है, उसको लेकर सरकार अपनी जनता के पास जा रही है। इन सब चीजों को चर्चा में। लेकिन लालचंद, अब 20 तारीख को जब चुनाव होगा तीसरे चरण का, उसके बाद जो उसका रिजल्ट है 10 मार्च को पता चलेगा कि सभी पार्टियां मेहनत करें, किसकी पार्टी कितना रंग लाए। रजनीश, क्या अगर हम प्रचार के मुद्दों की जब बात कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि अब जो बाकी के चरण हैं उसमें प्रचार का रंग ढंग भी कुछ बदल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री का कल का वक्तव्य जो कानपुर देहात में था, प्रधानमंत्री के संबोधन में खासतौर पर उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधा था। और हम ये भी जानते हैं कि अब जो चुनाव के इलाके हैं वो थोड़े अयोध्या के नज़दीक भी जा रहे हैं। तो क्या इस तरह का कुछ आपको दिख रहा है वहाँ पर कि अब मुद्दा थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल लालचंद, अगर हम अभी तीसरे चरण की बात करते हैं जो बुंदेलखंड कानपुर की बात है, उसके बाद चौथा चरण लखनऊ जो कि अयोध्या के आसपास है, लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, यहाँ पे पांचवें चरण में सीधे अयोध्या में जाएंगे। अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया। तो अब यहाँ की जो तीसरे चरण का चुनाव है वो सीधे सीधे धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा, अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, क्योंकि मथुरा का चुनाव हो चुका है। हाँ, लेकिन इसकी भी चर्चा है कि लोग विकास के साथ साथ धर्म की बात करते हैं। तो उनका साफ तौर होता है कि कम से कम हम कहीं भी जाए दर्शन करने के लिए कुछ चीजें हो रही हैं तो वहां पर कोई समस्या ना हो। और साथ में रोजगार की भी बात हो रही है कि जो भी सरकार कर रही है या आगे करना चाह रही है उससे जो लोगों को निजात मिली है उस पर भी काफी चर्चा है। तो इन सब चर्चाओं में जाहिर सी बात है धर्म की बात होगी, विकास की बात होगी, रोजगार की बात हो रही है। तो ये सब एक हिस्सा है लालचंद। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव शिफ्ट हो रहा है अयोध्या, उसके बाद काशी में चुनाव होना है, तो लगातार चर्चाएं बदलती रहेंगी। और क्योंकि अब जो जितने नेता हैं अब उनको क्या है कि जनसंख्या बढ़ा दी गई कि आप इतने लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, रैलियां आप कर सकते हैं। तो जाहिर बात है जितने लोग होंगे, जितने लोगों से मुलाकात हो पाएगी, उतने लोगों तक बात पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। बिल्कुल, ये चीज़ है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में इतना बड़ा राज्य है, अगर भूगोल की दृष्टि से भी देखें, आबादी की दृष्टि से भी देखें, तो निश्चित तौर पर यह है कि वहाँ पर मुद्दों में शिफ्ट होना स्वाभाविक है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में प्रचार के रंग ढंग पर जानकारी दे रहे थे। और एक बड़ी खबर मुंबई से, भगोड़े अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ हाल ही में दर्ज मामले के सिलसिले में मुंबई और आसपास के इलाकों में प्रवर्तन निदेशालय तलाशी अभियान चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र का एक राजनेता भी जांच के घेरे में है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी छापेमारी के सिलसिले में उसके करीबी रिश्तेदारों सहित कम से कम 10 स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं। ईडी की कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा हाल ही में दर्ज की गई एक प्राथमिकी और पूर्व एजेंसी को मिली कुछ खुफिया सूचनाओं पर आधारित है।
जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से इस बड़ी खबर पर। योगेश, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि एक राजनेता का नाम आ रहा है। अगर कुछ कंक्रीट निकला हो, अगर कुछ कंक्रीट हो तो बता सकते हैं कि वो राजनेता कौन सी पार्टी के हैं, उनका नाम क्या है और क्या अभी तक उनके खिलाफ कुछ कंक्रीट मिला है? देखिए लालचंद, मुंबई में जो है पॉलिटिकल और जो टी कंपनी का नेक्सस है वो बिल्कुल नया नहीं है। कई बार ये चीज़ें सतह पर आई हैं और कई बार इस पर काफ़ी यहाँ पर जो है डिबेट भी हुआ है। कानूनी रूप से अगर देखें तो आज एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। हालांकि अभी गिरफ्तारी की बात नहीं आ रही, क्योंकि गिरफ्तार अगर वो एजेंसी दिखाती है तो उसको कोर्ट में फिर पेश करना होगा। ये देखना होगा कि जो हिरासत में लिया गया, जिस बंदे को हिरासत में आज लिया गया है, क्या उसको गिरफ्तार किया जाता है या फिर उसको कोर्ट में पेश करती है एजेंसी। इसके अलावा जो 10 ठिकाने हैं उनमें से एक ठिकाना जो है वो ठाणे में है और बाकी जो है मुंबई में ही जो अलग अलग जगह हैं, डोंगरी और जो उससे सटे हुए कई इलाके हैं, वहाँ पे वो जो छापेमारी की गई है। जो हसीना पार्कर जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन थी, जो कि अब नहीं है, उनके जो सील किया हुआ जो उसका घर था उसको भी सील हटाकर जो है वहाँ पे भी जो है प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने वहाँ पे भी छापेमारी की है। वहाँ से भी कुछ जमा किए हैं, कुछ हिरासत में वहाँ से भी जो जब्त की गई कुछ चीज़ें वहाँ से भी जब्त की गई है। एजेंसी की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि एनआईए ने जो मामला दर्ज किया था और इकबाल मिर्ची का नाम अंडरवर्ल्ड में है, उसकी कुछ परिसंपत्तियां जो है उसको पिछले दिनों एजेंसी के द्वारा जब्त किया गया था। तो एजेंसी लगातार जो है स्कैनर पे थे, कई सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एजेंसी के जो है वो रडार पे थे और चूंकि एनआईए इस मामले में पहले से जांच कर रही थी तो उसके जरिए जो क्लू मिले थे उसी के आधार पर एक कार्रवाई की गई है। जहां तक पॉलिटिकल लीडर की आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी एजेंसी को पहले इस पे कुछ जो है स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, या फिर इन सब कोर्ट में मामला रखेगी तो मामला सामने आएगा, क्योंकि नाम तो कई सारे हैं लेकिन अभी मुझे लगता है उस नाम को सार्वजनिक करना अभी फिलहाल सही नहीं होगा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये कहा था कि अगर कुछ कंक्रीट जब तक ना आ जाए तब तक किसी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। और जहां तक ईडी की कार्रवाई की बात है तो 10 स्थानों पर तलाशी की बात कही जा रही है। ये तलाशी कहां पर, मुंबई के अंदर ही या मुंबई के बाहर में भी कहीं पर तलाशी ली जा रही है, महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी? देखिए, अभी तक जो आज की तलाशी की बात करें तो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में जो आउटर मुंबई जिसको हम कहते हैं, जिस तरीके से ठाणे है या कल्याण है, जो आसपास के पालघर वगैरह जो मुंबई के आउटस्कर्ट्स हैं वहां पे बात करें तो ठाणे में तलाशी की बात जो है वो सामने अभी तक आई है। क्योंकि देखिए एजेंसी ने अभी तक सीधे तौर पर कुछ कहा नहीं है इस मामले में, क्योंकि ये एक तर्क रहता है कि जांच प्रभावित होगी या फिर जो चीजें मिलने वाली हो सकता है जो संदिग्ध लोग हैं वो फिर हो सकता है कि छिप जाए या हो सकता है कि चीजों को छिपा ली जाए सबूतों को। तो फिलहाल जो छापेमारी की गई उसमें बड़ा चंक जो है वो मुंबई में ही है, जो जैसा मैंने आपको हसीना पार्कर के घर पे कहा। इसके अलावा जो वहां से जुड़े हुए इलाके काफी कंजेस्टेड और काफी सघन आबादी वाला बेसिकली वो एरिया है। अगर आप कभी जावेरी मार्केट या भाईकला के अगर आप क्षेत्र में कभी आप जाएंगे तो वहां पे कुछ जगहों पर जो है वो छापेमारी की गई। इसके अलावा ठाणे में भी छापेमारी की गई, जो खबरें अभी तक छन के आई है। बाकी ईडी ने क्या कार्रवाई की मुझे लगता है समय के साथ जो है धीरे धीरे करके मालूम चलेगा, क्योंकि एजेंसी ने फिलहाल इस मामले पे कुछ अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं कहा है अभी। जी योगेश, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें कि छापेमारी हो रही है, क्या इसके बारे में कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है? हालांकि ये बात सही है कि जब वो औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कुछ प्रेस रिलीज देंगे तो उस पर ज़्यादा कंक्रीट बात की जा सकती है, लेकिन क्या अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं कि ये क्या मामला है और इसमें पैसे का किस तरह से गड़बड़ी हुई है पैसे के लेन देन में? देखिए, ये बेसिकली रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से आप जिसको इशारा कर रहे हैं, ये देखिए इकबाल मिर्ची जो है, इकबाल मिर्ची को की कई सारी जो असेट्स हैं उसको पिछले दिनों ईडी ने सीज किया था और उसके आधार पर जो है जो ट्रांजैक्शंस हुआ है उसको बेसिकली ईडी जो है उसको क्रैक करने की कोशिश की है। पिछले दिनों एनसीपी के एक नेता का नाम भी इसमें सामने आया था और उसको लेकर जो क्वेश्चनिंग थी, क्वेश्चनिंग भी चल रही है इस मामले में, क्वेश्चनिंग भी जो है ईडी कर रही है इस मामले में फिलहाल। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो रियल एस्टेट में पैसा लगा है और वो पैसा कहां से आया, सोर्स कहां है, मनी ट्रेल्स क्या है, इसको लेकर चूंकि जो प्रवर्तन निदेशालय उसका बेसिकली काम यही है, धन शोधन मामले की वो जांच करता है, उसी के लिए वो एजेंसी बनाई गई है। तो यहां पे जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो ट्रांजैक्शंस हैं, रियल एस्टेट के जरिए जो भुगतान किया गया है उसमें डी कंपनी का जो है वो संलिप्तता जो है वो इनडायरेक्टली वो ईडी के सामने आया है। तो ईडी फिलहाल उसी की जांच कर रही है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय कई और भी मामलों की जांच जो है
इससे जुड़ा हुआ करा है, क्योंकि जनरली प्रवर्तन निदेशालय का ये स्पेसिफिक मैंडेट है। इसके अलावा क्योंकि एनआईए पहले इस मामले में जांच कर रही है, एक्सटॉर्शन का हो या फिर अन्य तरह के जो मामले हैं, ये कहा जा रहा है कि डी गैंग अभी भी कुछ न कुछ तरीके से सक्रिय, और यही वजह है कि आज जब मुंबई पुलिस की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, जिसको हेमंत नगराले सीपी एड्रेस कर रहे थे, तो उनसे भी ये सवाल आया कि क्या जो डी कंपनी है वो अभी भी यहाँ पे एक्टिव है। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब इस तरीके से दिया कि अगर हमारे पास शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस के लिए भी प्रेशर वाली बात होगी कि जब केंद्रीय एजेंसी जो है वो इस तरीके से एक्शन ले रही है, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पर भी दबाव आएगा कि वो भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव या कुछ ना कुछ एक्शन इस तरीके से ले, ताकि लगे कि मुंबई पुलिस भी इस बारे में काफी सक्रिय और उसके पास भी पर्याप्त इनपुट्स हैं। लालचंद, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे चल करके जब ईडी इस मामले में कोई प्रेस नोट या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो हमें इसके बारे में और विस्तार से पता चल पाएगा। बहरहाल रुख करते हैं अब कर्नाटक के हिजाब विवाद की तरफ। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई आज भी जारी रही। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी से कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य में हिजाब के मुद्दे पर विरोध के प्रसार से बचने के लिए कॉलेज बंद कर दिए गए थे। और इस खबर पर बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, आज की कार्रवाई के बारे में सबसे पहले बताइए कि क्या ये कार्रवाई अभी भी सुनवाई चल रही है या ये सुनवाई खत्म हो चुकी है अदालत में? जी लालचंद जी, सुनवाई 5 बजे खत्म हो गई और सीजे ने कहा कि सुनवाई कल दोबारा जारी रहेगी, क्योंकि अभी कुछ वकील हैं जिन्होंने अपना नाम दर्ज किया है इस मामले में अपनी दलील पेश करने के लिए। और ये वकील जो है, जो याचिका दर्ज करने वाली लड़कियां हैं, जो हिजाबी लड़कियां हैं, हिजाब पहनकर कॉलेज आना चाहती हैं, इनकी तरफ से और भी दलील पेश करने के लिए 3-4 वकीलों ने अपने नाम दर्ज किए हैं। तो आज देवदत्त कामत ने जो शुरू से इन लड़कियों के तरफ से अपनी दलील पेश कर रहे थे, आज उनकी सबमिशंस खत्म हुई। तो दूसरे वकील एडवोकेट कुमार जो केरल से हैं, उन्होंने अपनी दलील पेश की। देखिए, बहुत दिलचस्प था आज की बहस भी, क्योंकि कल की दलील में जो वकील इन लड़कियों की तरफ से बहस कर रहे हैं, उन्होंने सरकारी आदेश को खारिज करने को कहा और कहा कि सरकारी आदेश का कोई स्टेटस नहीं है। तो दूसरी तरफ आज जो एडवोकेट कुमार ने दलील पेश की, उन्होंने कहा कि जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है, जिसके अध्यक्ष उस इलाके के विधायक है, ये कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ही ऐसी बॉडी नहीं है जिसका कोई अधिकार है कि वो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर सके। केवल कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के तहत सरकार को यूनिफॉर्म के रूल्स और यूनिफॉर्म ड्रेस कोड डिस्क्राइब करना होगा, और ये सीडीसी को अधिकार नहीं है। तो सीधे सीधे वो कोशिश कर रहे थे कि उस विधायक पर उंगली उठाने की, कि उन्होंने इस पूरे मामले पर रोक लगाई। और दूसरी तरफ खास बात ये रही कि इस बहस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो आदेश है, जो सर्कुलर है, इस आदेश में यूनिफॉर्म के लिए तो कहा गया है, यूनिफॉर्म सबके लिए समान है ये कहा गया है, लेकिन इसमें हिजाब नहीं पहनना है ये बात नहीं कही गई है। तो इस बात को लेकर उन्होंने अपना दावा पेश किया लगातार और कहा कि इसमें कहाँ कहा जा रहा है कि हिजाब यूनिफॉर्म के साथ नहीं पहनना है। तो ये एक बहस का आज मुद्दा रहा, चर्चा रही। तो सीजे ने भी इस पूरे मामले की सुनवाई की और इस मामले में और भी 2 दिन तक सुनवाई होने वाली है। लेकिन खास बात यह है कि कर्नाटक सरकार के सामने कल बहुत बड़ी चुनौती है। कल से कॉलेजेस खुल रहे हैं। आज भी हमने देखा कई जगहों पर जब स्कूल्स खुले, 8वीं 9वीं की कक्षा की छात्राएं, कुछ छात्राएं हिजाब निकालकर क्लास में जाने तैयार हुई, लेकिन ज्यादा से ज्यादा छात्राएं अपने अभिभावक के साथ कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। तो ये कल देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन इस जो कॉलेजेस खुलेंगे, जिनमें थोड़ा ज्यादा समझदार छात्रा और छात्राएं होती हैं, जो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे थे, तो ये स्थिति कैसे संभालते हैं। क्योंकि किसी हालत में सरकार ने यह फैसला किया है कि किसी हालत में कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन नहीं होगा और सरकार पूरी इस बात का ध्यान रखेगी कि कोई भी छात्र कॉलेज को
धर्म से जुड़े वस्त्र पहनकर ना आए। तो ऐसी सूरत में अब देखना यह होगा कि कल किस तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और सरकार ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो यूनिफॉर्म कोड यानी जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs लाएगी, जिसमें ये डिस्क्राइब किया जाएगा कि हिजाब स्कूल कैंपस तक पहना जा सकता है या फिर क्लासरूम में पहना जा सकता है या नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं, अब जो कोर्ट में अंतिम फैसला आएगा उसके बाद ही साफ होंगी। लेकिन जो घमासान चल रहा है हिजाब पहनने को लेकर वो अभी भी जारी है। कई कॉलेजेस के बाहर छात्राएं अपने अभिभावक के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन पुलिस की तैनाती भी है। उडुपी में सेक्शन 144 लागू है, कर्नाटक में भी 200 मीटर की दूरी तक 144 लागू है। तो कल देखना होगा कि बहस कैसे आगे बढ़ती है और सीधे इस पर क्या ऑब्जर्वेशन देते हैं। बिल्कुल, और कल दोनों चीजें देखनी होगी कि बहस कैसे आगे बढ़ती है और कर्नाटक सरकार पूरे राज्य में जिस तरह से व्यवस्था को संभालनी है उसको किस तरह से कर्नाटक सरकार व्यवस्था करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस खबर पर नजर विशेष बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।